नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज का संडे स्पेशल भी है खालिस विशुद्ध राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक सूरत हाल कैसा है देश का, उसकी थोड़ी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। और मैं कई हफ्तों से यह कह रहा हूं कि राजनीति का ऊंट जबरदस्त करवट बदल रहा है और कोई भी घटनाक्रम होता है उसे 2024 से लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जाना ऐसे वक्त में लगभग लाजमी होता जा रहा है। तो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास ओपिनियन पोल। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार, यह सवाल सबके जहन में है। और इस सवाल का अगर हम जवाब तलाशने की कोशिश करें और सी वोटर ने हमारे लिए एक ओपिनियन पोल किया। अब यह ओपिनियन पोल है, यह अंतिम नतीजे कतई नहीं है, लेकिन एक बानगी दिखती है। और तस्वीर जो छत्तीसगढ़ में उभर कर आ रही है वो ये कह रही है कि अब की बार एक बार फिर बघेल सरकार। 90 सीटों की विधानसभा है, 71 विधायक हैं, 68 आए थे, 3 और बाद में इजाफा कर लिया उन्होंने अपने आंकड़े में। भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस पार्टी 48 से 54 सीटों के साथ एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है अगर हमारा ओपिनियन पोल नतीजों में तब्दील होता है। बीजेपी 35 से 41, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 46 का, उससे कम 5 सीटें नीचे दिख रही है। तो क्या छत्तीसगढ़ में फिर से रिपीट करेगी कांग्रेस? एंटी इनकम्बेंसी नहीं है क्या? क्या मुद्दे हैं वहां पर? इसको भी हमने तलाशने की कोशिश की और हमारे सामने जो आंकड़े आए उसमें महंगाई 26% लोगों ने महंगाई को एक बड़ा मुद्दा माना है। कमाई 10%, वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे ऊपर 30% के साथ। तो महंगाई और बेरोजगारी, क्या इनकी गूंज अब हमें राज्यों में सुनाई देने लगी है? और ये गूंज क्या 2024 तक कानों में सुनाई पड़ती रहेगी क्या? महंगाई बेरोजगारी कर्नाटक में भी मुद्दा बने और हिमाचल में भी मुद्दा बने थे, गुजरात में नहीं बन पाए। हम मुकम्मल पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये कि भाई फर्क कितना है। सीधे सीधे टक्कर दिखाई दे रही है। ये ओपिनियन पोल जो है ये कल से पहले की तस्वीर बता रहा है। कल एक और चीज हुई, दिलचस्प चीज हुई, उसे भी हम अभी नकार नहीं सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने भी दस्तक दी। कल वो छत्तीसगढ़ में थे, दर्जनों भर गारंटी कर दी बेरोजगारी को लेकर। 3,000 रुपए महीना दूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, फ्री में बिजली, 300 यूनिट फ्री दी जाएंगी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य वगैरह वगैरह वगैरह। दिल्ली मॉडल वो छत्तीसगढ़ में लेकर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वहां पर सीधा मुकाबला दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। और इसमें कांग्रेस के खाते में 46% वोट और बीजेपी के खाते में 41% वोट, यानी कि 5% का अंतर है। और डायरेक्ट फाइट में यह कई बार माउंट एवरेस्ट की तरह भी साबित हो जाता है। अब इलाके अलग अलग हैं, इलाके हम आपको बता चुके हैं। इसमें एक और तस्वीर सामने आती है। तस्वीर ये कि जब महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है तो उस पर जिम्मेदारी किसके कांधों पर टेक रही है? छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़िया। यहां पर दिलचस्प सी एक बात दिख रही है, वो ये कि अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर पसंद नापसंद क्या है। 49% लोगों की पहली पसंद भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। रमन सिंह 24% के साथ डिस्टेंट सेकंड में कहूंगा। 15 साल उन्होंने राज किया। अब यहां पर एक और तस्वीर दिख रही है, वो ये कि कांग्रेस जिसके घर में सिर्फ टव्वल होती थी, भीतरघात, अंतरकलह एक आम बात हो गई थी, और
एक कुंभकर्णीय निद्रा में भी जो कांग्रेस दिख रही थी उसने अपना हाउस ऑर्डर में कर लिया है क्या? और दरअसल ये बीमारी अब कांग्रेस की जगह बीजेपी में ट्रांसफर हो गई है क्या? रमन सिंह को टिकट भी मिल पाएगी या नहीं, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। उनके भांजे को तो खैर उम्मीदवार बना दिया गया है। 21 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की है। राज्य सरकार के कामकाज से कितने खुश? 42%। और मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट? यह है 46%। यानी कि मुख्यमंत्री के कामकाज से खुश हैं, लेकिन विधायकों के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ रही है क्या? ये देखने वाली बात होगी। विमर्श का एक विषय भी है, लेकिन इसकी बानगी, इसकी रिफ्लेक्शन 2024 के चुनाव में कैसी दिखनी है, सवाल यहां पर अटक जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी कितने लोगों की पसंद है? विधानसभा से लोकसभा की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में 62% लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी बहुत ही पीछे 20%। और मोदी राहुल में डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे चुनेंगे? यहां यह फासला और बढ़ता दिखाई देता है। 71% जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता की पहली पसंद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी सिर्फ 24% लोगों की पसंद है। अब प्रधानमंत्री के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं छत्तीसगढ़ में? 64%। तो विधानसभा में विश्वास नहीं है बीजेपी पर लोकसभा को लेकर विश्वास कायम है। अब चुनौती क्या आ जाती है बीजेपी के सामने? पिछली बार भी हमने 2018 में देखा कि चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन सब जगह लगभग सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने 4 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में। 25 की 25, राजस्थान की 29 में से 28, मध्य प्रदेश की 11 में से 10, छत्तीसगढ़ की जीत ली थी। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है, या इस बार थोड़ा मसला अलग है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है? पर यह एकजुटता इन 3 राज्यों में और खास छत्तीसगढ़ में क्या बेमानी है? क्योंकि यहां डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और 65 में से 63 बीजेपी पिछली दफा जीत गई थी। वो जीत बरकरार रहेगी या कांग्रेस सेंधमारी करेगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए हमारे खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल और रमन सिंह ने क्या ताल ठोकी थी नतीजों को लेकर। सुनिए। अब 71 से कम क्या अपन टारगेट रखें? हमारा अब की बार 75 पार है। अब की बार 75 पार। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल होगी। कोई सीटों का आंकड़ा नहीं? आंकड़े हाँ। कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं कि हाँ। आंकड़े के बारे में चाहूं, हाँ। मगर ये कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बढ़ेगी। और विश्लेषण के लिए आज किसी भी राजनीतिक मेहमान को मैंने न्योता नहीं दिया है। वो अपनी ताल ठोकते हैं, वो तो ठोकते हुए हमने देख लिया। देश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ। प्रदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं। खालिद अख्तर संपादक हैं सी वोटर के, जिन्होंने हमारे लिए सर्वे किया है। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ संजय कुमार देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से करता हूं और सवाल उससे पहले आपके सामने पेश भी कर दूं। सवाल बड़ा जरूरी हो जाता है और सवाल बिल्कुल सीधा है। हमारा सवाल अभी आपके स्क्रीन पर आता दिखेगा। सवाल क्या है? छत्तीसगढ़ में फिर एक बार भूपेश सरकार, और 23 और 24 की बात कर रहे हैं तो 23 तय करेगा 24 की राह। अब जो ये आंकड़े हैं छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कह रहे हैं, या अभी राजनीति में तो एक रात भी बहुत लंबी हो जाती है, अभी 3 महीने हैं, पर यहां पर कांग्रेस वापसी करती दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे कोई शक नहीं लग रहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होगी। थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है जो आंकड़े हैं कि बीजेपी इतना क्लोज पहुंच गई है, ये लग नहीं रहा था।
पिछले 4-4.5 साल में जो स्थिति छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की थी, उससे लग रहा था कि जैसे पार्टी हाईकमान ने और राज्य ने दोनों ने छोड़ दिया, ये मान लिया है कि ये हमारा प्रारब्ध है कि हम फिर से हारने वाले हैं, सत्ता में नहीं आने वाले, और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है। जो बीमारी कांग्रेस में हुआ करती थी बीजेपी में घर कर गई है। बहुत बुरी तरह से जो फैक्शनलिज्म है, जो गुटबाजी है, वो तो है ही, लेकिन हाई कमान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। ये और बड़ी बात है। रमन सिंह जो है वो कंबल बन गए हैं जिनको बीजेपी छोड़ना चाहती है और वो छोड़ नहीं रहे बीजेपी को। तो बीजेपी ने 2019 के बाद उनसे कहा था कि भाई आप जो है राज्य की राजनीति से निकलिए और केंद्र की राजनीति में आ जाइए, और राज्य की राजनीति की पारी आपकी पूरी हो चुकी है। लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, कभी मुझे याद नहीं कि कितनी बार वो दिल्ली आए, अपने दफ्तर में बैठे और लोगों से मिले जुले। तो राज्य की राजनीति से वो निकलने को तैयार नहीं है, और राज्य की राजनीति की बागडोर बीजेपी उन्हें सौंपने को तैयार नहीं है। ये जो दुविधा है बीजेपी की, ये सबसे बड़ी समस्या है। और उसकी वजह से हुआ ये कि 4.5 साल में भी कोई नई लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। यही बीमारी राजस्थान में भी दिख रही ये है, जहां बीजेपी कहीं बेहतर स्थिति में है। इन 3 राज्यों में अगर फर्क यही है कि वहां बीजेपी एडवांटेज की स्थिति में है, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी तय ही नहीं कर पाई है पिछले 4.5 साल में कि उनको कमान सौंपनी है कि नहीं सौंपनी है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें लग रहा है कि उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेगी पार्टी। लेकिन उनको भूमिका क्या मिलेगी, किस तरह की जिम्मेदारी मिलेगी, और क्या वो उससे संतुष्ट होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी से तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में स्थिति क्या होगी। हालांकि मेरा मानना है कि अभी कांग्रेस से काफ़ी आगे है बीजेपी राजस्थान में, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से अशोक गहलोत ने इस गैप को कम किया है, एक समय लग रहा था कि शायद 1 हॉर्स रेस होगी, बीजेपी को कोई रोकने वाला ही नहीं, लेकिन अशोक गहलोत ने उस दूरी को काफ़ी कम किया है। क्या अगले 3-4 महीनों में उसको और कम करने में वो कामयाब होंगे, सफल होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी अपने घर को दुरुस्त कर पाएगी, सबको साथ लेकर चल पाएगी, ये दूसरा सवाल बीजेपी के लिए है। तो इन दोनों सवालों के जवाब से नतीजा निकलेगा। जो 23 से 24 की राह आपने पूछी, मुझे नहीं लगता कि इन नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। खालिद, इसी को पलटकर पूछे, कांग्रेस ने अपना घर संभाल लिया है क्या? राजस्थान में भी जिस तरह से खटपट चल रही थी सालों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, वहाँ डिवाइडेड हाउस नहीं दिखता है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो रस्साकशी चल रही थी, अब उप मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या इन नतीजों में इस बात का भी कोई प्रतिबिंब दिखता है? जी हाँ, ये जो आंकड़े हैं सीएम की अप्रूवल रेटिंग को लेकर के अगर हम खास तौर से देखें तो उसे देखते हुए ये लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने घर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो फैक्शनलिज्म था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब रही है। यहाँ पे सीएम की अप्रूवल रेटिंग 49% है और गवर्नमेंट की 46% है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि ओवरऑल जो है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली और इलेक्टोरली जो है उसकी अप्रूवल रेटिंग यहाँ पे ठीक है, फैक्शनलिज्म को कंट्रोल किया है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट में सीटें पिछली बार की बनिस्बत कुछ कम हो रही हैं, वो हम देख सकते हैं कि इसका ये वजह ये हो सकती है कि जो सिटिंग एमएलएज हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ मेजर एक एंटी इनकम्बेंसी का रीजन हो सकता है कि सीटें कम होने का। विधायकों से नाराजगी है, सरकार मुख्यमंत्री से कम है। जी हाँ, यही आ रहा है। और उसकी एक वजह ये भी यही है कि ऑर्गेनाइजेशनली जो है उन्होंने अपना घर संभाला है। अगर टीएस सिंहदेव लगातार उनकी जड़ें काटने में लग जाते या उस तरह से उनके खिलाफ वो जो है अंदरूनी तौर से भीतरघात एक तरीके से होने लगता, तो वो ये सिनेरियो शायद नहीं होता आज की तारीख में। जो कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे रमन सिंह जी का, एक तो बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनली जब वो सीएम थे तो उनकी कोटरी ने उनको दूसरों से डिस्कनेक्ट करके रखा, और एक सेकंड पावर कंसंट्रेशन उनके हाथ में था, सेकंड रंग लीडरशिप आ नहीं पाई, और जो डिस्क्रेडिट हुए वो थर्ड टर्म में उनको उसका जो है वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। और नेशनली बीजेपी यहाँ पे कांग्रेस के बनिस्बत काफ़ी कमज़ोर है स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन। संजय, जो कुछ नारे भी गढ़े हैं भूपेश बघेल ने पिछले 4.5 सालों में, एक तो है वो नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, यानी कि नदी, गोधन,
घेर या घेरा और बागीचा, और साथ में जो आदिवासी और पिछड़ा वोट बैंक की एक वो राजनीति करते दिख रहे हैं। जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी, हालांकि वो अधर में अटकी हुई है। 76% आरक्षण का जो कार्ड उन्होंने खेला है, तो ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, आदिवासी प्लस पिछड़ा एक तरफ, ये करते हुए जो दिख रहे हैं, वो पॉलिटिकल डिविडेंड दे रहा है क्या? बिल्कुल, जिन बातों का आपने जिक्र किया संदीप, वो उनको पॉलिटिकल डिविडेंड देता हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो अभी आपने ओपिनियन पोल, जो एबीपी न्यूज़ ने ओपिनियन पोल दिखाया, और उसके हिसाब से तो जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहाँ पर कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है 2018 के चुनाव की तुलना करें तो। और वो इलाका है जहाँ पर दलित मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी है, बड़ी तादाद में दलित मतदाता हैं। अगर हम दक्षिण नहीं, उत्तर पर ही रहते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अहम पॉइंट छेड़ा है। 14 की 14 सीटें जीत गई थी कांग्रेस पिछली बार, इस बार बराबरी की टक्कर। और ये जो इलाका है, ये मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी से जुड़ा हुआ इलाका है। बिल्कुल, उन इलाकों से, उन राज्यों क्योंकि हम 2024 को भी साथ में उसका भी संज्ञान लेते हुए विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, 2024 को के विश्लेषण में तो सिर्फ बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, उससे नहीं, हम कई चीज़ों से उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत होगी, जिसका आपने जिक्र किया। जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि इसी सर्वे में जब आप ये पूछते हैं कि आप मुख्यमंत्री कितने पॉपुलर हैं, तो मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, सर्वे में सवाल पूछा जाता है, तो बीजेपी बहुत आगे दिखाई पड़ती है। एक तरह से अगर आप नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी की बात करें तो बहुत डिस्कनेक्टेड, जैसा 2018-19 में देखने को हमें मिला, वो तो नतीजे हैं, वैसे ही कुछ न कुछ संकेत अभी इस चुनाव के जो सर्वे उससे भी दिखाई पड़ रहे हैं। कि अगर हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगता है कि कांग्रेस कंफर्टेबली चुनाव जीत जाएगी, लेकिन 2024 के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य से तो नहीं दिखाई पड़ते। नहीं, पर इसमें एक और तस्वीर ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, और मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान भी जोड़ दूं, 65 में से 63 सीटें तो बीजेपी जीती थी। तो उसमें इजाफा है कि गुंजाइश और नुकसान की आशंका, ये तुलना भी करनी होगी ना। नहीं, गुंजाइश तो मुनाफे की है, लेकिन ये कहना कि निश्चित मुनाफा होगा, शायद मैं इस पे प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। नहीं, बीजेपी के लिए मुनाफे की गुंजाइश तो ना के बराबर है। बीजेपी के लिए नहीं, मैं कांग्रेस की बात, चर्चा होगी तो कांग्रेस के लिए, और घाटा तो अगर होगा तो बीजेपी के लिए। अगर आप 65 में से 63 सीटें जीत चुके हैं तो आपके नीचे आने की पूरी गुंजाइश है, कांग्रेस के ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वो कितना ऊपर जाएंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा अभी हमें इंतजार करना चाहिए। और मैं कम से कम आश्वस्त नहीं हूं कि कांग्रेस आधी सीटें जीत जाएगी या कांग्रेस कम से कम 1/4 सीटें जीत जाएगी। कम से कम ये सर्वे के जो अभी ताजा आंकड़े हैं वो भी इसका संकेत नहीं दे रहे हैं। खालिद, जो ये 30% महंगाई, 30% बेरोजगारी, 26% महंगाई, ये चिंता का सबब हो सकते हैं बीजेपी के लिए 24 के लिहाज से? देखिए सर, जैसे हम यहाँ पे देखें छत्तीसगढ़ में, पहले इस पर्सपेक्टिव से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये एक बड़े मुद्दे हैं, जैसे लोगों ने कहा 27% ने बेरोजगारी का, महंगाई का, ये मुद्दा है। मुद्दे होने के बावजूद वहाँ के जो इलेक्टोरेट है या पॉपुलेशन, जो वोटर्स हैं, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए उसका जो है कॉन्फिडेंस किस लीडरशिप में है, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे छत्तीसगढ़ में इन मुद्दों के बावजूद भी उसे ये लग रहा है कि इन मुद्दों के लिए फिर को सुलझाने के लिए या इनको एड्रेस करने के लिए जो बेहतर लीडरशिप है वो कांग्रेस की ही है यहाँ पे। जबकि के कर्नाटक में अगर थोड़े दिन पहले की हम बात करें तो वहाँ पे ये मुद्दे थे, तो उन्होंने जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को नहीं समझा कि वो एड्रेस कर सकती, तो दे चेंज द गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो ज़्यादातर जगहों पे जो हम देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में ये अमूमन ये चीज़ हमारे सर्वे में लगातार हम ट्रैकर हमारा चल रहा है, तो ज़्यादातर स्टेट्स में चाहे वो बीजेपी रूल्ड हैं या अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पे अगर वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं और सेंटिमेंट लोगों के इनकम्बेंट गवर्नमेंट के यानी अपोजिशन की गवर्नमेंट के फेवर में, लेकिन वहाँ पे अगर आप पीएम की रेटिंग के बारे में पूछते हैं तो वो बहुत हाई है। और जैसे कर्नाटका में ही आप एग्जाम्पल देख लें, कर्नाटका में एंटी इनकम्बेंसी वहाँ के सीएम के खिलाफ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पीएम के फेवर में ही रेटिंग थी। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में आज की तारीख में लगता है कि परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि शायद अभी भी जो एड्रेस करने का जो कुव्वत है वो किसी लीडरशिप में है तो वो पीएम मोदी की लीडरशिप में है।
ठीक है। ये approval विजय rating। विजय त्रिवेदी, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है। और यहाँ पर मैं वो 23 मई का ऑर्गेनाइजर का संपादकीय उसका जिक्र करना चाहूँगा। उसमें लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के सहारे ही नैया पार लग जाएगी तो काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो ये 430 सांसद हैं, उनके 11 जो झुंड बनाए हुए हैं, सबसे बात करते हुए कह रहे हैं 370 राम मंदिर को छोड़िए, काम की बात कीजिए। तो यहाँ पर क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार, ये बड़ा दिलचस्प एक राजनीतिक सिनारियो अनफोल्ड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन स्थानीय स्तर पर, ग्राउंड पर बीजेपी में वो भरोसा नहीं दिखता। इसको आप कैसे रीड करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जब ये बार बार कह रहे हैं, आपने कहा कि 430 330 जो एनडीए के एमपीज हैं उनके साथ भी मुलाकात की, ऑर्गेनाइजर ने जो कहा, उसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी में भरोसा है, क्योंकि वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भैया केवल नाम से काम नहीं चलेगा, काम करना ही पड़ेगा आपको, और राम मंदिर हो, 370 हो, इस सब से नहीं चलेगा। और इसलिए वो लगातार जोर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनकी बैठकें लगातार चल रही है, फिर पार्टी लेवल पर भी बैठक चल रही है, और वो काम पर जोर दे रहे हैं। और इसीलिए पार्टी ने करीब 100 से ऊपर सीटें ऐसी एक्सरसाइज की है जिन पर काम करना चाहिए, खासतौर से कमजोर सीटें हैं, तो उसको लेकर भी लगातार लग रहा है। उससे कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब मुझे नहीं लगता आज की तारीख में, जो आपका ओपिनियन पोल भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है। लेकिन सब लोग मिलकर भी तो उस लोकप्रियता को कम कर देते हैं ना। यदि सारे एमपी नहीं जीत पा रहे और वो एक एक करके भी कुछ घट रहा होगा, तो वो लोकप्रियता को रोकने में वो करता है, साथ देता है। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे नाम से, मेरी लोकप्रियता से काम नहीं चलेगा, काम कीजिए। हालांकि, और ये बार बार हो रहा है। छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया ओपिनियन पोल का, पिछली बार भी यही हुआ था 2018 में भी, कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को देखें तो उससे बेहतर रिजल्ट लोकसभा के चुनावों में रहे थे। और वो आज भी मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। थोड़ा सा नुकसान होगा, जैसे संजय जी ने भी जिक्र किया, क्योंकि आप बिल्कुल पीक पर पहुंचे, 65 में से 63 तो ऑलमोस्ट 100% है। तो उसमें से कितना बचा सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत कम हो जाएगा। 65 के 63 की बजाय 40 हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो प्रधानमंत्री को और स्टेट के इलेक्शंस को हमें साथ नहीं देखना चाहिए। मैं तो हैरान ये हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैरान होंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ ना इत्तेफाकी रखूंगा कि विधानसभा को लोकसभा से जोड़कर ना देखिए, मैं जोड़कर देखना चाहूंगा। उसकी एक वजह भी बताता हूँ जी। वजह ये कि फर्ज कीजिए जी, कांग्रेस तीनों राज्य जीत जाती है या 2 बड़े मार्जिन से जीत जाती है जी, तो कांग्रेस जो यकायक उत्साहित दिख रही है, ऊर्जावान दिख रही है जी, उसका खेमा अभी से ही कहने लगा है बहुत से नेता कि भाई राहुल गांधी हमारे चेहरा है प्रधानमंत्री पद के। बीजेपी तो वो इंतजार कर रही है कि राहुल बनाम मोदी हो जाए। वो यहां जीतते हैं, राहुल बनाम मोदी होता है, तो लोकसभा में अगर राहुल गांधी की ट्रैक्शन नहीं बढ़ती है तो एडवांटेज बीजेपी हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप देखिए ना, 18 का चुनाव देख लीजिए, 68 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें, हनुमान बेनीवाल को छोड़ दो तो 24 सीटें वहां पर आ रही हैं। मध्य प्रदेश का भी हाल यही है, 6 सीटें। तो इसलिए उन दोनों को जोड़ना, क्योंकि वहां पर सीधा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लेकर सवाल हो रहा है, यहाँ स्टेट को लेकर हो रहा है। मैं केवल छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ, जो प्रदीप सर ने भी कहा कि ये जो ओपिनियन पोल है ना, ये बीजेपी को भी हैरान करने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने तो छत्तीसगढ़ को छोड़ ही दिया था कि भैया अभी ये जो होगा देखा जाएगा। आपने खालिद साहब के वोट ओपिनियन पोल ने बीजेपी को एक्टिव कर दिया कि नहीं, ये भी उम्मीद बन सकती है। अब यहाँ पर भी दौरा करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि 2018 के आपके पास आने से पहले मैं सारे ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल देख रहा था, तो 90% गलत साबित हुए थे। हाँ। तो अभी एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए थे, ओपिनियन पोल ही नहीं। ये तो सर्वेक्षण है, ये सर्वे है, ये अंतिम नतीजे कहते हैं। इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा मैं, नहीं, वो टिप्पणी भी की जा सकती है, क्यों नहीं। जब हम दूसरों से सवाल पूछते हैं, हमसे भी सवाल पूछे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अबे दुबे पर एक और बात, अभी मैंने थोड़ा सा मंडल का जिक्र किया था कि अगड़ा बनाम पिछड़ा वो राजनीति भी हो रही है, और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ तक महदूद नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और ये उदयपुर पिछले साल जो उनका अधिवेशन हुआ था, भूपेश बघेल जैसे नेता बड़े सक्रिय थे इस बात को लेकर कि हमें अपनी हिंदू आइडेंटिटी छिपानी नहीं चाहिए, उसको सामने लाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। तो राम वनगमन पथ, कौशल्या धाम बनाना, जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं,
तो मंडल और कमंडल दोनों लेते हुए भूपेश बघेल दिख रहे हैं, और यही कांग्रेस की आगे की रणनीति भी होती दिख रही है क्या आपको? मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जरा नरेंद्र मोदी को देखिए, वो जितनी गहराई से पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं उसकी तरफ बहुत कम लोगों की निगाह गई है। देखिए, अभी अभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई है सरकार के सामने। रोहिणी कमीशन का मकसद क्या था? उन कारीगर पिछड़ी जातियों के ऊपर फोकस डालना जिनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, केवल खेतिहर पिछड़ी जातियों को मिला है। और उसके बाद प्रधानमंत्री 15 अगस्त को विश्वकर्मा योजना का ऐलान करते हैं। हाँ। जो लोहारों के लिए, बढ़ाइयों के लिए, जो कारीगर पिछड़ी जातियां हैं, उनको 1-1 लाख रुपए का कर्जा देने की बात आती है। आप देखिए ना कि वो कितने होशियारी के साथ में, कितनी चतुराई के साथ में उन जातियों को स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता आधार का अंग बना देना चाहते हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश में और दूसरी कई जगहों पर भाजपा का साथ दे चुकी हैं। तो नरेंद्र मोदी की निगाह वहां पर टिकी हुई है। तो मंडल और बनाम वो कमंडल वाली लड़ाई होगी, इसको और मंडल दोनों कहिए कौन मत। साथ देखिए, लेकर चल पड़ेगा? मंडल ने तो इन जातियों को उपेक्षित कर दिया था। हाँ। जो आरएल नायक मंडल कमीशन पे उनका नोट ऑफ डिसेंट लगा हुआ है, उन्होंने यही कहा था कि आधी जातियां खेतिहर हैं, आधी जातियां कारीगर हैं, आप उनको आरक्षण का फल बांटिए। लेकिन मंडल ने उसको इनकार, बीपी सिंह ने भी उसको देखने से इनकार किया। सीधा सवाल में बात हो रही है, जो हमने सर्वे किया है, ओपिनियन पोल किया है सी वोटर के साथ छत्तीसगढ़ का, एक बार फिर भूपेश बघेल सरकार वहां पर बनती दिख रही है, और इसके मायने क्या हैं 2024 के लिए, उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। और मंडल कमंडल की बात हो रही थी। अब देखिए, इसमें मैं इसे मंडल नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि मंडल ने जो चीज छोड़ दी थी, जिन लोगों को छोड़ दिया था, उनको भाजपा उनको लंबे अरसे से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और अब वो धीरे धीरे तमाम कोशिशें रंग लाई हैं। 2014 का चुनाव था और 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसमें भी बहुत बेहतर तरीके से भाजपा ने इनके वोट प्राप्त किए थे। अब इनको स्वरोजगार में फायदा देकर विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उसको स्थायी रूप से भाजपा के जनाधार में जोड़ लिया जाए। जो सामाजिक न्याय की राजनीति के दूसरे नेता हैं, जो प्रभुत्वशाली यादव या और ऐसी दूसरी जातियों के नेता हैं, उन लोगों की निगाह इन लोगों के ऊपर कभी नहीं गई, और वो उनको अपने साथ जोड़ने से व्यवस्थित तरीके से वो वोटों का टिकटों का लेन देन तो करते रहे, उनके साथ में तालमेल वालमेल करते रहे, लेकिन कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया। तो नए वोटर भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन मंडल के साथ कमंडल की भी बात करूं, जो मैंने राम नाम को लेकर अब बीजेपी के साथ साथ होड़ करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और गोधन, गौमूत्र खरीदा जा रहा है 4 रुपए लीटर में, गोबर खरीदा जा रहा है 2 रुपए किलो पर। ये राजनीति का, और जो राम यूएसपी बना दिया था बीजेपी ने, और जनवरी में राम मंदिर सामने, भव्य राम मंदिर भी हमारे सामने होगा, तो ये हिंदुत्व कार्ड कैसे पैन करता दिख रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुला हुआ हिंदुत्व कार्ड खेलने की जरूरत है। जितने भी खिलाड़ी हैं राजनीति के मैदान में, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस मामले में नंबर 1 पर है, और दूसरे उससे काफी पीछे हैं। अगर आम किसी व्यक्ति से पूछें, देखिए, ये प्रक्रिया तब से चल रही है जबकि कांग्रेस ने 2004 का चुनाव जीता था, फिर 2009 का चुनाव जीता है। संजय जी बैठे हुए हैं, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। लोकनीति का ही डेटा बताता है कि उन 2 चुनावों के में भी जो हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन था, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और उसके सहयोगियों के पक्ष में कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा झुका हुआ था। मध्य प्रदेश की और वो बात चीज करें, बढ़ती चली गई। वो चीज धीरे धीरे करके श्री नाम के कथावाचक ये हैं, सब बीच में आते उनके जाते रहते आगे हैं। साष्टांग होना कमलनाथ का, जबलपुर प्रियंका गांधी का जाना। देखिए, ये सब चीजें आती जाती रहती हैं। हम लोग अगर बड़ी तस्वीर अगर देखें, तो बड़ी तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी इस जमीन पर अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे काफी आगे है। उसके ऊपर वोटरों का भरोसा ज्यादा है। हिंदुओं का सच्चा प्रतिनिधि कौन है, हिंदुओं का पहला प्रतिनिधि कौन है, ये इसमें कोई मेरे ख्याल से प्रतियोगिता है नहीं। दूसरे मसलों में प्रतियोगिता हो सकती है, इस मसले में नहीं है प्रतियोगिता। विनोद अग्निहोत्री, छत्तीसगढ़ के नतीजे, एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है कांग्रेस। कर्नाटक, हिमाचल के बाद एक और राज्य में जीत होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, और उसको 2024 से अगर जोड़ें, विपक्षी एकता का मुलम्मा जो उड़ाने की कोशिश है, उसको भी साथ में जोड़ें। कैसे देख रहे हैं आप इस घटनाक्रम को? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ का जो है, जिस तरह के सर्वेक्षण में नतीजे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का तो हौसला बढ़ाने वाले हैं।
और कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनमें कम से कम 2 राज्य तो बेहतर तरीके से जीते ही जीते, ताकि वो इंडिया गठबंधन जो है उसकी वो मजबूत धुरी बन सके और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का हौसला दिला सके। क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव में परिवर्तित नहीं होते, ये हम पिछले कई चुनावों से देख चुके हैं, मतलब 2003 से लेकर के और लगातार ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन उसका एक फर्क ये पड़ता है परसेप्शन बिल्डिंग में, और कार्यकर्ताओं और पार्टी का मनोबल न टूटे, आगे बढ़े, उसमें बनता है। खासकर कांग्रेस के इसमें एक बार फिर मैं थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहूंगा। हम 2019 और 2018 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव की बहुत चर्चा करते हैं कि विधानसभा का मतलब लोकसभा चुनाव में नतीजे तब्दील होना नहीं होता। पर हम 2013-14 की बात करें, इन्हीं राज्यों की बात करें, तो यहां पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी की। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। हम लोग 2018 और 2019 की बात करते हैं, या 2004 पर चले जाते हैं, जब हाँ, बीच वाला भूल जाते हैं। हाँ, बीच का जो है 2013। लेकिन आमतौर पर इस समय जो देश की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है और जो उनकी रणनीति है, जैसा कि अभय जी ने बताया, जो ये कार्ड जो है विश्वकर्मा वाला है, बड़ा एक ओबीसी वोटर अति पिछड़े को पकड़ने का है, तो ये सब इसमें बीजेपी काफ़ी आगे निकल गई है। इसलिए लोकसभा चुनाव में मोदी के प्रति जो आकर्षण है वो बरकरार है। इसलिए 2019 में बदला मामला, 18 जो है रिपीट नहीं हुआ इन राज्यों में, और 19 में। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो भूपेश बघेल ने 3 चीज़ों को जोड़ा है। उन्होंने एक तरफ वो हिंदुत्व को भी अपने साथ जोड़ा, जो जिनकी चर्चा राम वनगमन पथ और गाय और गोबर गौमूत्र, इन सारी चीज़ों को लेके। दूसरा, जो आरक्षण का दांव खेला, 76% आरक्षण और आदिवासियों के लिए तमाम स्कीमें। और तीसरा, जो उन्होंने छत्तीसगढ़िया अपनी पहचान, जो नारा दिया सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। क्योंकि एक बार भूपेश बघेल से मेरी खुद बात हुई थी, तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदुत्व के मुकाबले हमको क्षेत्रीय पहचान तो अपनी बनानी पड़ेगी, और इसमें वो काफ़ी कामयाब हुए। छत्तीसगढ़ अपने आप को एक छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने में, इसका भी उनको फायदा उनको और कांग्रेस को मिलेगा इन चुनावों में, विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बड़ी विचित्र चीज़ है, मुझे लगता है इसको खालिद साहब या संजय जी करें, कि जो बड़े मुद्दे अभी सर्वेक्षण में देख रहा था, महंगाई, बेरोजगारी, 30% और 26%, ये सारे मुद्दे तो केंद्र के मुद्दे हैं, लेकिन इनका असर विधानसभा चुनाव में तो मिल जाता है फायदा कांग्रेस को, लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं मिलता या क्यों नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्यों महंगाई और बेरोजगारी दोनों का सीधा ताल्लुक केंद्र की नीतियों से है। संजय जवाब देना चाहेंगे जो विनोद पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि इसकी वजह बहुत साफ है। जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो ये मुद्दे जनता के जहन में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा तो एक बड़ा इवेंट होता है और बड़े मुद्दे हावी हो जाएंगे। और वो बड़े मुद्दे कौन से होंगे? अगर उसको एक शब्द में कहूँ, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा। और उस राष्ट्रवाद के मुद्दे में कई चीज़ों का छौंक लगा होगा, उसमें हिंदुत्व का छौंक होगा, उसमें राम मंदिर और कई चीज़ें होंगी। इस वजह से ये जो महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा है वो बिल्कुल दबके रह जाएगा लोकसभा के चुनाव में। ये ऐसा होता हुआ हमने देखा 2019 के चुनाव। एक मिनट इंटरवीन कर रहे हैं प्रदीप जी। हाँ, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देखिए, जब विधानसभा के लिए वोटर वोट देने जाता है तो लोकल सोचता है। इसीलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री की अपील का उतना प्रभाव नहीं पड़ता विधानसभा में। लोकसभा चुनाव में नेशनल सोचता है। तो ये फर्क जो है वो वोटर ये फर्क करने लगा है काफ़ी समय से, कि स्प्लिट वोटिंग जो है विधानसभा के लिए। इसमें जो राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा जो बनाया और मोदी की पहचान और मोदी में भरोसा जो अभी जनता का है, उसमें हम पुलवामा वाला पुट भी, उसको भी हम एम्पलीफाई करते हैं अपनी चर्चा में। पर क्या यहाँ पर, जैसा कि अभी विजय भाई और अभय दुबे जी भी कह रहे थे विश्वकर्मा योजना को लेकर, कि वो पकड़ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, पर जो 2014 से पहले वादे किए गए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी घूम रही थी, मैं उसी पर आ रहा था। तो वो मुद्दे, या 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, वो मुद्दे क्यों नहीं बनते? ये जो विनोद जी ने सवाल उठाया ना कि वो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं बनते, वो इसलिए कि लोग इसकी तुलना करते हैं कि कौन इन मुद्दों को सुलझा सकता है। ये समस्या है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद ये समस्या है।
उनके वादे के बावजूद ये समस्या है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि इस मामले को भरोसे हल की कर बात सकते है। हैं। भरोसा अगर पर किसी 10 पर साल है, हो गए। तो तब भी भरोसा है। वो 35 रुपए का पेट्रोल बिकना था, वो 35 तो छोड़िए, विपक्ष उसका पर 3 ये गुना दाम हो भरोसा ही गया। नहीं है कि ये कर सकते हैं। वो जब विपक्ष तक पर नहीं भरोसा नहीं है क्या? बात यहां भी एक देखिए, अटकेगी मैं क्या? इस बात को बार बार कहता हूं कि जो 2024 का नतीजा अगर बदलना है तो वो सारा खेल वहां पर होगा, उन 188-190 सीटों पर होगा जहां कांग्रेस सीधी लड़ाई में है भारतीय जनता पार्टी पर, और ये इलाके जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये उसमें शामिल हैं इलाके। तो अगर कांग्रेस यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम 25 से 30% भी कम नहीं कर सकती है, तो उसे 2024 में भाजपा को हराने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। भाई कम से कम आपसे ये तो उम्मीद की जाती है, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने एक प्री पोल अलायंस बनाया, सब कुछ किया आपने, यानी सारे बॉक्स आपने टिक कर दिए। अब आपको आखिरी बॉक्स ये टिक करना है, और आप छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने भी जा रहे हैं इस सर्वे के अनुसार। आप मध्य प्रदेश में भी अच्छी फाइट कर रहे हैं, आपके राजस्थान में आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो थोड़ा उन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली है, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि असली बॉक्स उसे वो टिक करना है कि इन 188 सीटों पे कम से कम 25-30% सीटें ज्यादा जीत के दिखाए, तो नहीं ये वरना भूल जाए। एक मिनट, ये इसमें कांग्रेस बनाम बीजेपी के आईने से देखने या चश्मे से देखने के बजाय विनोद, दरअसल जनता किस पर भरोसा करेगी ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। तश्तरी पर मुद्दे भी हैं, तो ये 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव को अलहदा भी बना देते हैं क्या? नहीं, जो प्रदीप जी ने एक बात कही कि भरोसा अभी तक मोदी पर कायम है, इसीलिए उनका आकर्षण और उनका लोकप्रियता भी आपके सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा आ रही है। विपक्ष के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि विपक्ष एकजुट हो गया, इंडिया गठबंधन बन गया, लेकिन बार बार इस सवाल लोगों के जेहन में है कि 2024 तक क्या इसी तरह एकजुट रह पाएगा, पहला सवाल। और अगर रह गया और सरकार बन गई मान लीजिए गैर भाजपा, तो क्या उसके बाद रह पाएगा, स्थिर सरकार दे पाएगा? ये दो प्रश्न ऐसे हैं जिस पर विपक्ष की साख पर एक सवाल है। तो यहां पर मैं 2004 पर फिर आना चाहूंगा। इंडिया शाइनिंग, समय से पहले चुनाव करवा लेना, वाजपेयी के सामने कौन, ये सवाल देश पहले भी देख चुका है, और जनता के मन को ना तो उस वक्त की भाजपा और ना उस वक्त के चुनावी विश्लेषक टटोल पाए थे या पकड़ पाए थे। नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है। 2004 का यदि रिजल्ट देखा, वो रिजल्ट ओवरऑल देख रहे हैं तो आपको लग रहा है, लेकिन 2004 में बीजेपी का वोटर जो है कॉम्प्लिसेंट हो गया था कि जब अडवाणी जी जैसे बड़े नेता, प्रमोद महाजन जैसे नेता कहते भाई सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, कोई बहुत बड़ा नुकसान वोटर के तौर पर, वोट परसेंटेज सीट की बात नहीं है, वोट परसेंटेज के हिसाब से बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, और वोटर जो है बूथ तक नहीं पहुंचा था। 2014 के बाद की बीजेपी में उस तरह की बात नहीं है। और 2014 का आपने जिक्र किया कि विधानसभा चुनावों से अलग था। 2014 के चुनाव को बिल्कुल अलग तरीके से देखिए। वो चुनाव था एंटी मनमोहन सिंह सरकार, एंटी यूपीए सरकार, करप्शन पर। इसलिए केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की क्यों बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश को देखिए ना, 2012 में क्या नतीजे थे भारतीय? 47 सीटें थी, तो फिर 403 तो इसलिए उसमें जुड़ता ही नहीं है, वो पूरा का पूरा माहौल अलग है। हम केवल तो माहौल में कुछ को, देश का मूड बदल रहा है या अभी लोकसभा को लेकर? अभी तो यदि आप जो कह रहे हैं और खालिद साहब जो कह रहे हैं वो तो यूफोरिया है, और जब यूफोरिया होता है तो बहुत छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं। बारात में जब दूल्हा देखने जाते हैं ना, तो फिर ध्यान नहीं रहता कि अब चाय तैयार हुई है कि नहीं हुई है, कॉफी छूट गई थी, कुछ चीजें नहीं आई हैं। तो चाय कॉफी की बात कर दी, पर खिचड़ी क्या पक रही तो है वो तो चर्चा हम जारी रखेंगे। इंपॉर्टेंट है जी, और जनता की राय क्या है वो भी आपको बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बनती दिख रही है, ये ओपिनियन पोल है, पर 24 में क्या होगा चर्चा हम कर रहे थे। एक छोटा सा बिंदु हम और परखना चाहेंगे। कल अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। अभी तो ये स्ट्रेट फाइट के नतीजे हैं, छोटा मोटा भी नुकसान करें 2-4 हज़ार वोट का कुछ क्षेत्रों में, चुनावी नतीजों पर और इस ओपिनियन पोल पर कुछ फर्क ज़्यादा लगता नहीं है। एक तो ये है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी बहुत लेट एंट्रेंट है, ऊपर से जो वो चीज़ें प्रोमिसेस ले करके जा रहे हैं पॉपुलिस्ट स्कीम्स के, वो ज़्यादातर वैसी या उनसे बेहतर स्कीम्स ऑलरेडी भूपेश बघेल वहाँ पे चला रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि उनका कोई बहुत ज़्यादा वो कोई डेंट दे पाएंगे। हिमाचल वाला ही खेल यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है। हेडलाइन क्या होगी आपकी? मुझे लगता है कि हेडलाइन है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बचाए और राजस्थान में बनाए।
अबे दुबे कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल जरूरी है कि वो तीनों प्रदेशों को ठीक से जीते। जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी भविष्य के गर्भ में है। एक भी प्रदेश अगर कांग्रेस हारती है तो उससे कांग्रेस का जो वही मोमेंटम मिला है उसे वो गड़बड़ा जाएगा। प्रदीप जी 2024-2004 नहीं हो सकता। तब से अब में बीजेपी का सामाजिक आधार और भौगोलिक विस्तार दोनों बहुत ज़्यादा हो गया और वो स्थायी हो गया। इसलिए मैं ये इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ कि 2004 में जो हुआ इंडिया शाइनिंग ये सब हो रहा था इस समय भी हो रहा है तो नतीजा बदल सकता है। संजय 2023 में जो भी चुनावी नतीजे आएंगे उससे 24 के संकेत की ओर देखना या इशारा करना मुझे लगता है बड़ी भूल होगी। विनोद देखिए मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो अरविंद केजरीवाल को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की एंट्री से रोके, क्योंकि अगर वो इस तरह करते हैं तो इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता की जो कसौटी है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उसकी साख पे असर पड़ेगा। हाँ 36 का आंकड़ा जारी ना रहे, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती ये है। तो आज सीधा सवाल में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।